नमस्कार। आज हम सभी लोग बहुप्रतीक्षित अपने पीआईएल के विषय पे बात करना है और सामने जो शख्स हैं वो शख्स आज देश में चेहरे के मोहताज नहीं है, नाम के मोहताज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं और सहारा के पीड़ितों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। देश में 12 तारीख को यह तय किया गया कि देश में सहारा पीड़ितों के भुगतान के लिए एक जनहित याचिका लगाई जाएगी। जनहित याचिका देश में सहारा के सेवी के सरकार के पक्षकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपनी बात कहने के लिए लोग हैं, लेकिन जिनका वास्तविक रूप से पैसा है, जो विक्टिम है, वो ही नदारत नहीं है और वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि सरकार पहले मेरी बात सुन ली जाए, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई लड़ रहे हैं। अब ऐसे में भला न्याय कैसे मिलेगा? सेवी अपनी बात कह रही है और सहारा अपनी बात कह रही है। पैसा है देश की जनता का। ऐसे में मामला 10 से 12 साल से ऊपर से लटका हुआ है और डेट पे डेट, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है और 4000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली। कौन है वो आत्महत्या करने वाले लोग? भारत के सहारा पीड़ितों के साथ एक नाम जुड़ा है, वो है एजेंट। वर्ग संघर्ष की स्थिति है और वर्ग संघर्ष में जिनका पैसा उन्होंने लगवाया है वो उनके घरों के दरवाजों की तरफ चढ़ जाते हैं। ऐसे में दर दर की ठोकरें खाते हुए घर से भागते नजर आते हैं सहारा के एजेंट। और सहारा प्रबंधन तंत्र है या सरकार, मानो उनको शाम सूख गया है। सहारा प्रबंधन तंत्र का कोई माई बाप नहीं है, कोई बात दिखने वाला कहने वाला नहीं है। दर दर की ठोकरें खाते हुए आत्महत्या करने के लिए विवश है। वहीं दूसरी तरफ देश के निवेशक भी परेशान हैं, उनकी गाढ़ी कमाई डूब रही है। ऐसे में एक समय देश में लोगों को जागरूक करते हुए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा विभिन्न जगहों पे अपने तमाम साथियों के साथ देश की सरकारों से मांग करते हुए सहारा प्रबंधन तंत्र से भुगतान करने की बात कहती थी, लेकिन सरकारों को और जिम्मेदारों को कोई सुधि लेने की जैसे जरूरत ही नहीं है। अंततः ये बात अब सुप्रीम कोर्ट में जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा होगा कि सहारा के पीड़ितों के विषय में लगातार 6 सालों से एक शख्स जो महाधिवक्ता हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और एक बड़ी शख्सियत है, लेकिन सहारा पीड़ितों के दर्द से बराबर उनका नाता रहा। नाम है अजय टंडन जी। आज धन्यवाद सर, अजय टंडन जी हैं। अजय टंडन जी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की टीम के साथ वो समय जब देश में कोई बात सुनने वाला नहीं था, ऐसे में निवेशकों का पक्ष रखने माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। और आइए हम सभी लोग इस बात को समझे, जाने कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में हमको न्याय कैसे मिल पाएगा। क्या सहारा से भी सुप्रीम कोर्ट में सहारा प्रबंधन तंत्र या सरकारों से स्वयं टंडन जी लड़ पाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले आ पाएंगे? सर बहुत बहुत बधाई। जन आंदोलन चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देश के निवेशकों का एक बड़ी उम्मीद बन के उभरे हैं, क्या कहेंगे सर? उम्मीद पर खरा उतरूं तो मैं अपने आप को उम्मीद मानूंगा। अब खरा उतरने का आशय ये है कि आप जैसे मानते हैं 13 करोड़ निवेशक हैं, मेरे आंकड़ों के हिसाब से और मेरी अध्ययन के हिसाब से ये निवेशकों की संख्या 35 करोड़ है। संख्या कोई भी हो, एक एक निवेशक कीमती है, एक एक रुपया कीमती है। मेरे हिसाब से उन निवेशकों का 35 लाख करोड़ लूटा गया है। आपके हिसाब से कोई भी फिगर हो, मेरा एकमात्र लक्ष्य है, पहला लक्ष्य है कि उन निवेशकों को एक एक पाई आज तक के ब्याज, और वो भी 2% मासिक, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। सहारा ने देश के 30 कानूनों की हत्या करके और पूरे देश की जनता को लूटा है, इसलिए इससे कम का ब्याज मंजूर नहीं है। उनको आज के दिनांक तक जब भी पेमेंट हो 2% पर मंथ के हिसाब से
ब्याज जोड़ के, और जो बर्ड्स एक्ट भी कहता है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, उसमें तो 3 गुना तक है। ये रुपया निवेशकों को मिले, पहला हमारा ये लक्ष्य है, ये मेरा संकल्प है अपने आप से। अब ये मिले कैसे? जैसा आपने एक बात कही कि हम बहुत उम्मीद बने हैं देश भर के सारा निवेशकों का, तो उम्मीद से तो मैं कुछ और भी तारीफ कर दी, उससे मुझे रत्ती भर भी खुशी नहीं होती है। खुशी उस दिन होगी जिस दिन ये 13 करोड़ या 35 करोड़ जितने भी हैं, इनके आंखों के आंसू पोंछ पाऊंगा। आंखों के आंसू पोंछ पाएंगे आप। सुप्रीम कोर्ट के महाधिवक्ता वरिष्ठ वकील अजय टंडन जी का कहना है, सर देश में सरकारें हैं, संविधान है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, यहाँ तक कि स्वतंत्र पत्रकारिता, आज सब मौन है। क्या कहेंगे इस विषय पे? आखिर क्यों नहीं देश के 13 करोड़ निवेशकों के बारे में ना न्यायपालिका सोच रही है, ना कार्यपालिका सोच रही है, विधायिका नहीं सोच रही है, यहाँ तक कि स्वतंत्र पत्रकारिता के रूप में बड़े पत्रकार हैं, आज तक चैनलों पे दिखाना पसंद नहीं करते। इतना बड़ा भ्रष्टाचार देश का, सुब्रत राय के ऊपर, उनके प्रबंधन के ऊपर 3000 से गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं, 302 हत्या तक का मुकदमा दर्ज है उनके ऊपर, लेकिन फिर भी उनके लोगों को गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पा रही है। जैसे लगता है कि सहारा के मुद्दों पर सब गौण हो गए हैं। मैं चूंकि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूं, तो आपको इसका जवाब अपनी लीगल भाषा में ही दूंगा। धारा 7A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, हिंदी में बोलेंगे भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7A, ये कहती है कि कोई जनसेवक, लोक सेवक अगर प्रत्यक्ष रूप से अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए पैसा लेता है, एक, या वो लोक सेवक, जनसेवक अपने दायित्वों के निर्वहन से विरत रहता है, दो। तो दूसरा वाले की बात कर रहा हूं, विरत रहता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फॉर बियरिंग, अलग रहता है, मौन रहता है, शांत, जो आपका सवाल है, चुप रहता है, इसको भी 7 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में भ्रष्टाचारी माना गया है ऐसे लोगों को, और उसकी सजा है 10 साल। मेरे हिसाब से पूरे देश का राजनीतिक तंत्र, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया इस 7A के अंतर्गत भ्रष्टाचारी है, अपराधी है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्री हो, सहकारिता मंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जिलाधिकारी हो, मंडलायुक्त हो, कमिश्नर हो, पुलिस कमिश्नर हो, डीजीपी हो, सभी इस भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत इस धारा में जो विरत रहने को भी अपराधी मानती है, क्योंकि कहती है, इस धारा का मतलब है कि आपको संविधान ने एक ड्यूटी दी है, अधिकार भी दिए हैं तो ड्यूटी भी दी है, और उस ड्यूटी को अगर आप पूरा नहीं करते, चौकीदार की क्या ड्यूटी है कि वो रात में जागता रहे, कोई अंदर ना आए, चोरी ना हो, और वो कुछ नहीं कर रहा है लेकिन सो रहा है, उसको अपराधी माना जाएगा। तो देश का चौकीदार, चाहे वो प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक का मंत्री हो, देश का न्यायपालिका, आदरणीय परम आदरणीय चीफ जस्टिस से लेकर नीचे का कोर्ट हो, देश का आपका ब्यूरोक्रेट जो बोलते कार्यपालिका, वो डिविजनल कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक का डीएम और उसके नीचे के लोग हो, या मीडिया, सब के सब पिछले 40 सालों से और खासकर पिछले 20 सालों से भ्रष्टाचार का ये खुला खेल देख रहे हैं और मौन है। आपत्तियां हो रही है, लोग रोज मर रहे हैं, रोज लोग रो रहे हैं, हर सड़क पर आंदोलन हो रहा है, और भ्रष्टाचार शीशे की दिन के उजाले की तरह साफ है कि सुब्रत राय सहारा जो मर गया, या उसके ओपी श्रीवास्तव, सपना राय वगैरह वगैरह, पूरे सहारा संगठन ने खुला भ्रष्टाचार का खेल खेला,
खुला भ्रष्टाचार का खेल खेला है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब का, जो अजय टंडन जी हैं। लेकिन सबसे बड़ा यह अच्छा प्रश्न है कि बार बार सरकारों को निर्देशित होने के बाद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं, दो बार उनको निर्देशित किया। एक बार ऐसी प्रकरण में कि उनको जेल, स्वर्गीय सुब्रत राय को जेल जाना पड़ा था, और उसके बाद यह दिशा निर्देशन दिया गया था कि देश के निवेशकों का पैसा वापस करो। उस समय भी उस गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, और फिर अभी बहुत जल्द 5,000 करोड़ रुपए भारत सरकार को निर्देशित किया गया, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी तमाम निवेशकों को राहत नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट तो अपने आदेश को सुनाती है, अनुपालन कराने की जिम्मेदारी किसकी? शुक्ला जी, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। एक डायबिटिक का पेशेंट जिसको 200-250 डायबिटिक रहती है, 300 रहती है, वो बढ़िया डॉक्टर के जाता है, बढ़िया दवा लाता है, दवा आ गई, दवा खाई भी, लेकिन उसको शौक है शुगर खाने का, और वो घर वालों से चुरा के चुपचाप रात में 250 ग्राम शुगर फाँक लेता है। उसकी डायबिटीज कभी ठीक नहीं हो सकती है। यही हाल इस देश का और सहारा का है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सहारा ने आदेश के अनुपालन कराने वालों के जेबों में शुगर भर दी, यानी घूस भर दी। नहीं, आप आज एक चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट में दो बार डिसीजन देने के बाद सरकारों को निर्देशित किया गया, फिर तमाम रिट याचिकाएं गई उसी सुप्रीम कोर्ट में। अगर फिर वो आदेश जारी होते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं पीआईएल को लेकर के, फिर कोई ना कोई आदेश जारी होगा, उसका पालन हो जाएगा, ऐसा कैसे कर सकते हैं? बार बार मैं न्यायपालिका को भ्रष्टाचारी नहीं कहना चाहता, वकील हूं। नहीं, है भी कहां भ्रष्टाचार? लेकिन न्यायपालिका भ्रष्टाचार है? न्यायपालिका तो अपनी ना अब आपने मजबूर किया है तो नोट कर लीजिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं और मैंने एक आदेश दिया है और आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है। मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं उसमें सुमोटो स्वतः संज्ञान लेकर के एक केस अपने आप लगवाऊं, अपना ही केस चालू कर दूं अपने आप, और इतने जितने लोग जिम्मेदार हैं उस आदेश का अनुपालन करने वाले, उन सबको कंटेम्प्ट का नोटिस दे करके, और उनको जो उनको हमारी पावर है कि हम 6 महीने तक जेल भेज सकते हैं, हम उन सबको जेल भेज दें, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो। नहीं, मेरा प्रश्न इसी तरह बरकरार रहा कि इतनी सारी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आखिर कंप्लायंस कौन कराएगा? कौन है जो फिर आपके फैसले अगर जीत के परिणाम में आ जाए तो उस जीत को परिणाम में आने के बाद आखिर उसका अनुपालन कराएगा कौन? सहारा या सरकार? अगर होगा कैसे इस विषय पे? इस मामले में सरकार और कार्यपालिका दोनों का मिश्रण है। सरकार का मतलब इस मामले में जिसकी आप बात कर रहे हैं सहकारिता मंत्री, और कार्यपालिका की जो आप बात कर रहे हैं रजिस्ट्रार, केंद्रीय सेंट्रल रजिस्ट्रार। अरे सर, वो तो पिछला जो आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये आया कि 9 महीने के अंदर इन सभी लोगों को सरकार को निर्देश दिया कि इन लोगों को इनके हिसाब से पैसे बांट दिए जाए। कोई क्राइटेरिया नहीं रखी, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने 10,000 रुपए प्रति व्यक्तियों की क्राइटेरिया रख दी, और उसके बाद 9 महीने भी नहीं बांट पाई। उसमें दो जजों का पैनल, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील का पैनल, उनको तय कर दिया गया, और उनकी निगरानी में ये पैसे बांटे जा रहे थे। आज तक उनकी निगरानी का रिपोर्ट भी उनके पास तक सुप्रीम कोर्ट के पास तक नहीं गया होगा शायद। आखिर वो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे लोग लगातार। मेरी नजर में सहकारिता मंत्री भ्रष्टाचारी है। जो माननीय आदरणीय जज साहब को सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया, सुभाष रेड्डी साहब, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। जो एडवोकेट को अपॉइंट किया गौरव अग्रवाल, उसने भ्रष्टाचार किया। रजिस्ट्रार विजय कुमार ने भ्रष्टाचार किया। अगर मेरे हाथ में सत्ता या पावर हो तो इन चारों को मैं जेल भेज दूं। क्या आप इस पीआईएल में इन सभी लोगों को पार्टी बनाएंगे? बिल्कुल पार्टी बनाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्कुल, सेवी बिल्कुल, इन सभी लोगों को पार्टी बनाएंगे? क्या उन जननेताओं को भी पार्टी बनाने के काम करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री से समेत तमाम लोग, जो लोग हैं जिन लोगों ने भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री को भी बनाएंगे, सहकारिता मंत्री को बनाएंगे, गृह मंत्री को बनाएंगे, कंपनी कार्य मंत्री को बनाएंगे, मुख्यमंत्री को बनाएंगे। 100% बनाना चाहिए, रिजल्ट कुछ भी हो।
नहीं छोड़ूंगा किसी को नहीं। कुछ लोगों का नाम डायरेक्टर श्रेणी में है जो पूर्व में चीफ जस्टिस रहे हैं, तमाम और भी बड़े बड़े लोग उनको भी बनाएंगे, उनको भी पार्टी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, एकदम बनाएंगे, उनको भी पार्टी बनाएंगे। तो इनसे तमाम मुद्दों पे पीआईएल लग रही है और उसका नेतृत्व इस देश के माने जाने वकील सुप्रीम कोर्ट के अजय टंडन जी हैं, वो कर रहे हैं। आज हम सभी लोगों को एक उम्मीद है कि देश के गरीब पीड़ित निवेशकों को, जिसका हाल पुरसा हाल कोई लेने वाला नहीं है, सरकार उनकी सुधि नहीं लेने वाली है, तमाम प्रशासनिक लोग उनकी एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं, जबकि कानूनों के प्राविधानों में ये शायद दर्ज है। इस विषय पे भी मैं थोड़ी सी वार्ता करूंगा कि जब लोगों को 302, 151 की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया जाता था, है 151 की धाराओं में, आखिर इतने बड़े भ्रष्टाचार होने पे तमाम प्रशासन के लोग, इसी कारण से मैं शुक्ला जी आपको बताने जा रहा था कि मैं इस पीआईएल में देश भर के सभी जिलों के पुलिस कमिश्नर्स को और थानेदारों को पार्टी बनाऊंगा, सभी डीएम को, सभी मंडलायुक्तों को, सभी मुख्य सचिवों को पार्टी बनाऊंगा। ये सब 5 साल पुरानी एफआईआर हो गई है, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई जांच नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई ट्रायल नहीं। अब आप सबको बता दूं, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है लाइफ एंड लिबर्टी की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। ये हमारा मूलभूत सिद्धांत है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनेक निर्णयों में इसकी व्याख्या की, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लिबर्टी। तो उन्होंने कहा लाइफ का मतलब जानवरों की तरह जीवन नहीं, इंसानों की तरह जीवन। सहारा के 13 करोड़ या 35 करोड़ निवेशक जानवरों जैसा जीवन जी रहे हैं, पहली बात। इसके कारण से उन एजेंटों की लिबर्टी संकट में पड़ गई है, वो घर से नहीं निकल सकते हैं, इसको कहते हैं लिबर्टी। तीसरा उन्होंने कहा स्पीडी ट्रायल, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, स्पीडी चार्जशीट एंड स्पीडी ट्रायल। ये नागरिकों का मूलभूत अधिकार है। एक मामले में 10 साल में निर्णय हुआ, 20 साल में हुआ, 50 साल, क्या फायदा, मर के चले गए, होता रहे निर्णय। नो, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे दर्जनों निर्णय हैं, सब निर्णय मैं बता सकता हूं, अभी समय नहीं है। निवेशक भी इसी बात से डर रहे हैं सर, निवेशक भी इसी बात से डर रहे हैं कि कहीं सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस गया और हमको फिर तारीखों पे तारीख, तारीखों पे तारीख और तारीखों पे तारीख देखनी पड़े, हमको पैसे का भुगतान शायद इस जन्म में नहीं मिल पाए। ऐसे में आप जा रहे हैं तो क्या उम्मीद और क्या उनको विश्वास दिलाएंगे? ये मेरा वादा है और मेरा संकल्प है, कोशिश है पूरी कि 2024 नहीं निकलने दूंगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जन्म की बात छोड़िए, एक एक दिन मेरे लिए मुश्किल है, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, जल्दी से जल्दी निवेशकों का एक एक पाई दिलाऊंगा। ये मेरा अपने आप से और इस देश की जनता से मेरा संकल्प है, वादा है, मिशन है। लेकिन सर ये इतनी बड़ी पीआईएल लगने जा रही है, ये बिना पैसे का संभव नहीं हो पाएगा। आखिर ये पीआईएल पे देश के 13 करोड़ निवेशकों से क्या निवेदन और क्या आग्रह करेंगे और क्या निर्देशित करेंगे? क्योंकि लड़ाई तो उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं, बतौर पेशेवर वकील ना होकर के, मानवता के आधार पे भी आप लड़ रहे हैं, लेकिन उस लड़ाई में खर्चे भी लगेंगे। तो फिर इसके लिए उन सभी लोगों से क्या निर्देश उनको दे रहे हैं, इस विषय पे आप थोड़ी सी चर्चा जरूर करें, ताकि देश के निवेशकों को ये बात अच्छी तरीके से मालूम हो। क्योंकि ये लड़ाई छोटे लोगों से नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है और आप भी तमाम पैनलों को बना करके वहां पे लड़ेंगे। इस नाते पैसे की आवश्यकता कैसे वो मिल करके पूरा कर पाए? पहली बात शुक्ला जी समझ लीजिए, पैसे का ही मामला है। निवेशकों को क्या चाहिए? पैसा। सहारा ने भ्रष्टाचार किस बात का किया? पैसे का। घूस बांटी जा रही है पैसे से। A to Z बात रुपए की ही है। हमें वहां जाके भी आपको रुपये ही दिलाना है। वहां का जो बड़े से बड़ा वकील या छोटे से छोटा वकील जो भी है, उसके लिए रुपया 2 कदम वो आगे रखता है, ज्ञान को या काम को पीछे रखता है। आप किसी वकील के यहाँ जाइए, मेरी बात छोड़ दीजिए, पहले उनके मुंशी के यहाँ पैसे जमा करा दो 1 लाख रुपए, तब वो वकील साहब से बात होती है। 2 लाख जमा करा दो, ऐसे चल रहा है। इसलिए हम देश तो नहीं बदल सकते, दुनिया नहीं बदल सकते, हमें इसी देश में रह के इसी के कानून सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसलिए पैसे की महत्व को हम लोग हटा नहीं सकते। पैसा महत्वपूर्ण है, पैसा
ही लूटा गया और पैसा दे के ही हम लुटेरों को ठीक करेंगे। नहीं, उनके लिए एक बात, हाँ, इसलिए चूंकि मामला पैसे का है और मामला बड़ा है, वकीलों का हमें एक समूह इकट्ठा करना पड़ेगा। उसका एक कारण है बड़ा कि विरोधी दल जो है सहारा, उसके पास एक दो नहीं, कम से कम 15 वकीलों की लिस्ट है और उसके डायरेक्टर्स में रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, रिटायर्ड जस्टिस, तमाम जुडिशरी के बड़े बड़े लोग हैं। कुछ लोगों ने रिट लगाई और उन लोगों का कहना है कि हम 25-30 लाख रुपए में रिट लगा लिए, हम जीत जाएंगे। ये लोग 5-10 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। आप और हम समझ ही नहीं पाएंगे कि खेल क्या हुआ, और वहां यही 20 साल से चल रहा है, खेल पे खेल, खेल पे खेल हो रहा है और सहारा का निवेशक एजेंट अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। जैसा अभी शुक्ला जी ने कहा, ऑर्डर हो जाता है, उसका अनुपालन नहीं होता, ये भी पैसे का खेल है। आपने कहा कि समय बहुत लगता है, ये भी पैसे का खेल है। अगर आपकी जेब में अच्छे से पैसा है और बुद्धि, दिमाग में अच्छा ज्ञान है, तो ये जान लीजिए, कोई बहुत थोड़ी सी घटिया बात बोल रहा हूं कि कानून आपकी रखैल है। मैं ये सब नहीं कर सकता क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और ये आपको अधिकार है कि आप वहां कैसे परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए और हमारे साथियों के लिए शायद ये संभव नहीं है। लेकिन एक अंतिम बात चलते हुए कि निश्चित तौर पे जो एजेंट भी हैं और जो जमाकर्ता भी है वो लुटे हैं, गरीब हैं, क्योंकि उन लोगों ने पैसा लगा डाला। मैं अब फिर उन्हीं के बीच पे आता हूं। आप उन लोगों के लिए कौन सी सहूलियतें दे देंगे? पहली बात कि जो अति गरीब हैं, जिनका 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 लगा है, 1 लाख तक लगा है, मैं उनको अति गरीब मानता हूं। उनका एक पैसा नहीं लगेगा। थैंक यू। एक बात। दूसरी बात, रुपए का मामला है, इसलिए इसमें एक शब्द होता है प्रोरेटा। ज्यादा आपका निवेश तो आपको ज्यादा पैसे इसमें, इस हवन में आहुति देनी चाहिए। अगर आपका निवेश 10 लाख है तो एक फिगर हो सकती है, 50 लाख है तो फिगर दूसरी हो जाएगी, 1 करोड़ है फिगर तीसरी हो जाएगी, 5 करोड़ है फिगर चौथी हो जाएगी। हर एक के लिए एक फिगर नहीं हो सकती। ठीक है। ये वकील साहब का कहना है और संगठन ने, चूंकि उस समय बैठक हुई, उस समय बैठक के परिणाम प्रदर्शित स्वरूप हम संगठन के तमाम साथियों को एक दिशा निर्देश भी हुआ था, पहले से भी पूर्व दिशा निर्देश हुआ था। लेकिन फिर भी अगर हम सभी लोग केस को हारते देखेंगे पैसे बिना, तो इन सभी परिस्थितियों से दो चार नहीं होंगे और हम सब लोग उन क्राइटेरिया वालों से एक बार पुनः निवेदन करेंगे कि हम केस हारने ना पाए, क्योंकि हम जानते हैं और आप भी बखूबी इस बात को एक्सप्लेन कर दिए हैं। लेकिन फिर भी अभी हम सभी लोगों ने वो दायरे जो बनाए हैं उस दायरे से शुरुआत कर रहे हैं। बाकी हम सभी लोग इस पीआईएल को जीते, ऐसी मंगल कामना लेके हम सभी लोग आपके साथ निकल चुके हैं और निसंदेह बहुत जल्दी हम सभी लोगों को पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगा। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगेगा उस दिन देश के, आपके साथ देश के माने जाने वकीलों का एक टीम आपका प्रतिनिधित्व करते हुए दिखेगी। इससे उम्मीद हम सभी लोगों को है, ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से लड़ें, क्योंकि लड़ना भी छोटे लोगों से नहीं है और छोटी सिस्टम से नहीं है। तो हम लोग पूरी तैयारी बना रहे हैं। सर, जाते जाते एक सवाल और करूंगा कि तमाम लोग कंट्रोवर्सी में है रिट याचिका और जनहित याचिका। रिट याचिका से देश के निवेशकों को कौन सा लाभ और जनहित याचिका से देश के निवेशकों का कैसा लाभ? जनहित याचिका से क्या देश के संपूर्ण निवेशकों का भुगतान हो जाएगा, या रिट याचिका में सबमिट किया जा सकता है उन सभी लोगों को और उससे देश का लोगों का नुकसान? रिट याचिका और जनहित याचिका में पहले अंतर समझ लीजिए। रिट याचिका का मतलब होता है कुछ व्यक्ति विशेष या एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए किसी विशेष कार्यों के लिए न्याय मांगना। जनहित याचिका का मतलब होता है पूरे देश की जनता या जनता का एक अच्छा खासा भाग के लिए न्याय मांगना। 13 करोड़ हो या 35 करोड़ हो, उसको कहा जाएगा कि
13 करोड़ भी है तो परिवार में ला दीजिए तो ये हो जाते हैं 50 करोड़। तो ये अच्छा खासा भाग है, ये रिट नहीं हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें मुद्दे अनेक हैं, न्यायपालिका के राजनीतिक के लोगों के, कार्यपालिका के, न्यायपालिका के भी हैं, मीडिया के, और जो पिछले 20 साल से एक तरीके से नंगा नाच चल रहा है भ्रष्टाचार का, उससे जनित तमाम तरीके के मुद्दे निकलेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा है मरती हुई मानवता की जीवन की रक्षा करना। जो 13 करोड़ लोग हैं उसमें 90% लोग, मैं दावे से कह सकता हूं कि किसी तरह से हैंड टू माउथ है, उनके जीवन को बचाना। क्या दरअसल आधी से ज्यादा आबादी गांव से है, वो समझ नहीं पाती। उनका सीधा मतलब ये पूछने का होता है कि क्या उस जनहित याचिका के एक आर्डर से देश भर के जो उसमें पीड़ित निवेशक का लाभ मिल जाएगा? हाँ, पूरा जनहित याचिका से एक दिशा निर्देश होंगे इन जनरल, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में, बर्थ एक्ट में एक निर्देश हो सकता है, जो मैं मांगने जा रहा हूँ कि हर जिले में इसका इस तरह से टाइम बाउंड प्रोग्राम में 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगाए। अच्छा, अंतिम सवाल भी ये बात की है कि देश के निवेशकों को बक्सैट कानून के बारे में जो थोड़ी सी खौफ है, चर्चा है, वो एजेंटों के प्रति ज्यादा है। और चूंकि एजेंट सड़कों पे रहते हैं और वो जो अपराधी हैं जिन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, वो सहारा के प्रबंधन तंत्र के लोग हैं, वो बड़े बड़े गाड़ियों और बंगलों में चलते हैं, उनके पास पूरे रुपए हैं। बक्सैट कानून ये कहता है कि डिपॉजिट टेकर और डिपॉजिट टेकिंग, इन दोनों लोगों के ऊपर कानून की धाराएं चल सकती हैं। उपधाराओं से जोड़ते ही इन सभी लोगों को की संपत्ति नीलाम करके 180 दिन में प्राविधान है। इससे थोड़े से एजेंट डरे हुए हैं, वो उनको महसूस होता है कि हम, उनको तो नहीं मिलेगा लेकिन हमको गिरफ्तार करके जेल के अंदर हमको अकारण परेशान किया जाए। बर्थ एक्ट की धारा 25 को हर व्यक्ति ठीक से पढ़ ले, वो ये क्लियर कहती है, जो मैं भी कहता हूं, कि वो एजेंट जिन्होंने अपराधियों को, सहारा अपराधी हैं, को पकड़ने में और उनसे पैसा दिलवाने के आंदोलनों में, ध्यान दीजिएगा इस विषय को, आंदोलनों में आंदोलनकर्ताओं का सहयोग किया है, और जो भी लिखा पढ़ी मुकदमेबाजी होनी चाहिए वो उन्होंने अपने निवेशकर्ताओं के लिए की है। एक तरह से गवाही देना। हाँ, उनको बर्थ एक्ट छुएगा नहीं, ना कोई पुलिस छुएगी। पुलिस उनको छुएगी जो कि एक तरीके से उस लूटमार दल के, सहारा के संगठन के एक पार्ट आज भी बने हुए हैं। उनके लिए धारा 25, धारा 31 बहुत क्लियर कहती है कि ऐसे लोगों के लिए वही व्यवहार किया जाएगा जो सहारा ग्रुप के डायरेक्टर के साथ किया जाएगा। इसलिए सभी एजेंट को मैं सलाह देता हूं कि वे आंदोलन के साथ आए, जुड़ें और अपनी निष्ठा, अपनी सत्यनिष्ठा निवेशकों के प्रति साबित करें। निवेशकों के प्रति साबित किए बहुत स्पष्ट शब्दों में। अब मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के इससे भी बड़े कोई वकीलों के से हम डिफाइन करा सकते हैं। 2-3 मुद्दों को हम लोगों ने काफी तरीके से, एकदम पारदर्शी तरीके से डिफाइन किया है, चर्चा करी है इस पे, जिसमें बक्सैट कानून भी है और उसमें आपकी रिट याचिका और पीआईएल भी है। अंतिम बात लोगों के बीच में आ रही है, जब से हम सभी लोगों ने चर्चा किया है कि 10% निवेशकों को देना पड़ेगा जब ये केस जीतेंगे वकील साहब। इस विषय पे आपके राय के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ऐसा कोई कानून नहीं है, देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी वकील मेहनत करता है, जैसे मैं कर रहा हूं, तो उसका पारितोषण, उसका पारिश्रमिक मिलना उसका अधिकार है और देना आपका कर्तव्य है। इसलिए हमने अन्य वकीलों से अपने आप को अलग रखा है। पहले मैं अपनी फीस के लिए कुछ भी एक पैसा न चाहता था, न चाहता हूं, न ले रहा हूं। जो भी ले रहा हूं उससे ज्यादा मैं खर्चा कर चुका हूं, तो एडवांस में एक पैसा नहीं। जब आपको मैं जीत के दे दूं, एक बात, जब रुपया आपके खाते में आ जाए, तब
प्राप्त हुई रकम का 10% की बात कर रहा हूँ। ऐसे में तो आंदोलन वालों के लग जाएगा 500 और 1000 रुपए जो मांगे जा रहे हैं। एक मिनट ऐसा ना हो। इसके लिए फिर मैं कहता हूँ, जो अति गरीब है या जो 1 लाख या उससे कम वाले हैं, वो एक बार भी हमसे कह देंगे मैं पूरी फीस छोड़ दूंगा। एक बात। दूसरी बात कि इसमें क्या मैं बोलना चाहता हूँ, हाँ आप बहुत ध्यान से सुनिए इसको, लेकिन कोई हमारे खिलाफ ना यूज करने लगी है। अरे आपके सामने चैनल चल रहा साहब, हमको मैं ना कोई मतलब बात जो कहने जा रहा हूँ, जो भी फीस आप देंगे हमें, जो भी खर्चा आप दे रहे हैं या दे चुके हैं, ये सारी फीस सारे खर्चे के लिए भी मैं प्रयासरत हूं कि सहारा समूह से ही वसूलूं, क्योंकि ये सब उनके कारण से हो रहा है और आपकी जेब पर 1 रुपए का भी भार न डालूं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। यानी ये कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा समय आएगा कि आपको 10% भी नहीं देना पड़ेगा। हाँ, सहारा से अगर मैं ले पाता हूं, अगर सहारा से आप ले पाते हैं तो 10% भी आपको नहीं देना पड़ेगा, ऐसा आपका कहना है। जो खर्चा किया वो भी मिल जाएगा, वो जो खर्चा किए हैं आपको वो भी मिल जाएगा, ऐसा आपका कहना है। तो मुझे नहीं लगता, बहुत स्पष्ट बात खुल के आज कहे हैं आप, ये बड़ी बात है। लेकिन फिर भी हम लोग अपनी तरफ से भी ये कमिटमेंट करते हैं, वो खर्चे आपको बियर कर पाए या उनसे आप जो है उनके ऊपर दबाव बना पाए या ना बना पाए, लेकिन हम अगर केस, हमारे साथी अगर केस ये जीतते हैं तो हम 10% देने के लिए किसी भी कागज पे दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे तकलीफ है एक बात को कहते हुए कि भारत का 80% से ज्यादा जो निवेशकों में 80% से ज्यादा निवेशक या कार्यकर्ता आज भी मुझे आशीर्वाद या सहयोग नहीं कर रहा है। ये बात को कहने में मुझे कोई ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है, संख्या बहुत बड़ी है, 13 करोड़ भी मान लीजिए तो 80% बहुत होता है। मान लीजिए आप 10% भी मान लीजिए तो 1 करोड़ होता है। आपके साथ शुक्ला जी अभी लाख लोग भी नहीं है। हाँ, ये बात सही है। और आप सुनिए, अगर ये पीड़ा मेरी है तो ये पीड़ा वकील साहब की भी है। अगर हम लोग अपनी किसी भी तरह से संख्यात्मक ताकत दिखा दिए होते या दिखा पाएंगे तो ना सिर्फ हम ये केस जीत जाएंगे बल्कि आपके घरों में खुशहाली आ जाएगी। हम छोटे छोटे धनराशि कलेक्ट करके वकील साहब को बड़े वकीलों की फौज कराने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब हम सभी लोगों को देखना है कि ये जो इतना बड़ा हम लोगों ने निर्णय लिया है कि शायद देश के निवेशकों के हितों के लिए निवेशक आगे आता है कि नहीं, एजेंट आगे आता है कि नहीं, और इन देश के निवेशकों का भला हो पाता है कि नहीं। 1 महीने के अंदर हम सभी लोगों को इनका जो वकीलों के लिए फीस की व्यवस्था करनी है उसको देनी है। अब हम सभी लोगों को 4 गुने मेहनत करने हैं। हम पूरी तैयारी आप ड्राफ्टिंग की कर चुके हैं, पूरा ड्राफ्ट लगभग 1 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। वो ड्राफ्ट लेके इंतजार करते देखेंगे हम इनको फीस ला के दे पाने में सक्षम होते हैं कि नहीं हो पाते हैं। ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। आपसे अंतिम में जाते जाते ये कहूंगा कि यह लड़ाई के लिए वकीलों की जो पैनल है, जहां सुप्रीम कोर्ट में हम जाना, जहां गरीब कभी कदम नहीं रख सकता, उस गरीबों के लिए एक टीम निकल के आई है, एक एसोसिएट निकल के आई है और उस एसोसिएट के मुखिया हैं अजय टंडन जी। और अजय टंडन जी ना सिर्फ आपकी यही मदद करते दिखेंगे बल्कि विभिन्न जिलों की अदालतों में भी आपको मदद करते दिखेंगे, बल्कि विभिन्न कोर्टों में भी आपकी मदद करते दिखेंगे। जहां जहां सहारा प्रबंधन तंत्र अपनी कारस्तनियां छुपाता हुआ दिखेगा वहां अजय टंडन जी खड़े आपके उनके विरुद्ध मिलेंगे, अगर आप चाहेंगे तो। अगर आप चाहेंगे तो बहुत बड़ी, चूंकि दिल बड़ा है इनका, पीड़ा और भावना देश के लोगों के साथ जुड़ी है। पैसा हर वकील को चाहिए, ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट में पूरा घूम करके देखा है। किसी के पास जाने से पहले जेब में 1 लाख रुपए लेके जाना होगा तो उससे हमसे मुलाकात करने का मौका मिल पाएगा। ऐसे में वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को जीत के कगार पे पहुंचाने की बात कर रहे हैं। अब देखना है कि इस लड़ाई को हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जा पाएंगे भी, या फिर हम घर पे बैठ करके अपने पैसे के इंतजार या चमत्कार की बात करेंगे। जन आंदोलन, एक बात और सुन लीजिए, 6 साल से जो मैंने लड़ाई लड़ी है और शुक्ला जी लड़ रहे हैं, एक बड़ी सफलता ये मिली कि सहारा का कारोबार बंद हो गया। 1 रुपए का कारोबार नहीं है उसके पास आज की डेट में। दूसरी सफलता ये मिली कि मैं पूरे देश में अपने दम पर
5-1 लाख पेश की FIR कराने में सफल रहा। उस पर कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही अलग की बात है, EOW की चार्जशीट लग गई है। तीसरी बात यह मिली जो अभी चल रही है कि OP श्रीवास्तव, स्वप्ना राय जहां भी जाएंगे बेल के लिए अजय टंडन को वहां पाएंगे और मैं बेल नहीं होने दूंगा। ये बड़ी बात है। तो हम लोगों का हौसला बढ़ाइए और इस पैसे बहुत मायने नहीं है। जितनी धनराशि आप लोगों के लिए कही गई है, मुझे नहीं लगता है कि अगर हम 2 दिन सब्जी नहीं लाएंगे तो हम उस देश की लड़ाई को जीत जाएंगे। हम इंतजार ना करें, इस आंदोलन को बड़ा करके अपने पैसे के भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट चले, जिसका नेतृत्व अजय टंडन जी करेंगे। और वो खुल के इस बात को कह चुके हैं। इनके बाद भी एक वीडियो जाएगी, देश के लोग उसको देखेंगे। वो वीडियो अलग अलग से बनी हुई है, आज भी एक गई है, लेकिन इसके बाद 2 वीडियोज आपके पास जाएगी। अभी ये वीडियो जाने के बाद इसके पहले जो हम लोगों पे डिसाइड हुआ है वो वीडियो भी आपके पास जाएगी। उन सभी लोगों को देखिएगा, शेयर करिएगा और देश के विभिन्न हिस्सों में भेजिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने पहले भी कहा था कि आप फोन करते हैं, इतने सारे फोन करने के बाद हम खुद ही हैंग हो जाते हैं, बात नहीं कर पाते। बेहतर है आपको सभी जिम्मेदारियां, जानकारियां दी जाएंगी। आप लोग जो भी साथी हैं वो वीडियोज को देखते रहिए। एक एक बातों की आपको सूचना दी जाएगी। आपको कहां कागज भेजना है, कहां पे आपको पैसे भेजने हैं, कहां पे आके आपको खड़ा होना है, कौन सा आपको लेटर साइन करना है, ये सब इसी चैनलों पे आपको बताए जाएंगे। आप उसका अनुपालन करिएगा। और जो साथी स्वेच्छापूर्वक जुड़ रहे हैं, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। 13 करोड़ निवेशकों में से 2 लाख लोगों को हम लोगों को खोजना है। हमको कोई दबाव नहीं है। जो साथी स्वेच्छा से जुड़ना चाहेगा वो जुड़े, उसका वेलकम है। जो साथी के मन में ये लग रहा हो कि इस PIL से जुड़ने से कुछ नहीं होगा या वो PIL में जुड़ना नहीं चाहता, तो उसके लिए ये PIL नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।